हेलो स्कूल साथियों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। मैं आशीष सागर आप सभी का स्कूल साथी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघाती समीकरण को सॉल्व किया था। सारे क्वेश्चन हमने उसके किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने उसके बताए थे। आज हमको क्या करना है, आज हमको करना है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो भैया ये समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ये सब चीज को स्टार्ट करने से पहले है ना, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाकी अपना वक्त को खराब ना करते हुए, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो है सबसे पहले हम ये देखें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है भाई, इसका डेफिनेशन क्या होता है ना। तो डेफिनेशन और सारी चीज कराने से पहले सब कुछ हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। डेफिनेशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे पास सब स्लाइड बनी हुई है। लेकिन इन सबको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी जनरल नॉलेज के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ देखिए ध्यान से, है ना। चलिए, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है बेसिक बातें जानेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास मैंने क्या किया, कुछ नंबर्स लिया। जैसे मैंने यहाँ क्या लिया, कुछ नंबर्स लिया, जैसे लिखा 1, लिखा 3, लिखा 5, लिखा 7, डिस 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 डिस, ऐसे बहुत सारे नंबर लिखा। और भी मैंने एक ऐसे नंबर की सूची बनाया, नंबर की सीरीज बनाया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 5 के बाद लिखा 10, 10 के बाद लिखा 13, 13 के बाद लिखा 17, ऐसे करके मैंने लिखा। उसी प्रकार मैं और सूची क्या बना सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा मान लो 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 10, ऐसे डेस डेस, ठीक है। अब इन तीनों ही नंबर की जो अपने पास सूची बन रही है, इसमें क्या चीज आपको समझ में आ रहा है ना, क्या चीज आपको दिख रहा है कॉमन, वो देखिए। जैसे हमने बात किया कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें, ऑब्जर्व करते हैं इस सीरीज को, इस सूची को, तो हमारे पास संख्या है 1 और उसके बाद 3, 3 के बाद है 5 और 5 के बाद क्या है 7। तो यहाँ पर हमको कुछ जो है, जैसे ही हमने नंबर की सीरीज देखा तो हमको कुछ दिखाई दिया कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसके बाद कौन सा वाला जो पद आएगा, इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, ये मैं बता सकता हूं। कैसे? इंटरप्रिटेट करके, मतलब पहले से पूर्वानुमान करके। जैसे देखो, यहां से यहां अगर मैं जा रहा हूं तो 2 ऐड कर रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं तो फिर से 2 ऐड कर रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं तो फिर से 2 ऐड कर रहा हूं, और फिर अगर आगे जाऊंगा यहां से यहां तो फिर 2 ऐड करूंगा, मतलब 9। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसे नंबर की सीरीज जिसमें हम अगला पद क्या कर सकते हैं, अगला पद हम बता सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं क्रम, ठीक है। या फिर हम उसको कहते हैं अनुक्रम, है ना, अनुक्रम। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीक्वेंस। तो ये जो होगा ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? आपने बोला सर हमको समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया, ठीक है मैं आपको एक बार और समझाता हूं। आपके पास कोई नंबर की सीरीज है, मतलब कोई नंबर लिखे हुए हैं, क्या उसमें आप जितने भी नंबर लिखे हैं, क्या उसके बाद आगे आने वाले नंबर को आप समझा सकते हो, या आप अपने आगे वाला नंबर बता सकते हो क्या? यदि आप नंबर को बता सकते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रम या सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां से यहां अगर मैं गया तो 5 ऐड किया, यहां से यहां मैं गया तो कितना ऐड किया बेटा? 3 ऐड किया, यहां से यहां गया तो 4 ऐड किया, यहां से यहां जाऊंगा तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं 3 ऐड करूं कि 4 को ऐड करूं कि 5 को ऐड करूं, नहीं मालूम। इसका मतलब ये नंबर की जो सूची है, ये नंबर की जो सीरीज है, ये सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, मतलब कि ये सीक्वेंस नहीं है, परंतु ये वाली सीक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूं, ठीक है, फिर उसके बारे में आपको समझाता हूं कि कौन सा सीक्वेंस जो है, कौन सा जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी बनाता है। तो मैं समांतर श्रेणी में बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा रहा हूं। ये सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है, ठीक। देखो, ये सीक्वेंस और अनुक्रम जो है ना, इसको आप क्लास 11 की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, वहां पर भी बेसिक लेवल में ऐसे ही समझाया जाता है, ठीक। आइए, तो जैसे यहां देखिए
2 से 4 तो मुझे +2 करना पड़ेगा, 4 से 6 मुझे +2 करना पड़ेगा, 6 से 8 मुझे +2 करना पड़ेगा, 8 से 10 +2 करना पड़ेगा, 10 में आगे मैं क्या लिखूं तो 12, ठीक है, +2 करना पड़ेगा, और आगे मैं क्या लिखूं +2 मतलब 14 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो अपनी नंबर की क्या है सूची है वो सीक्वेंस का फॉर्मेशन कर रही है। बात समझ में आ गई बेटा कि कौन सी नंबर की सूची को हम सीक्वेंस कहेंगे और किसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे सीक्वेंस या ऐसी अनुक्रम के बारे में जिसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या है समांतर श्रेणी, आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने जैसे कि कोई नंबर लिखा, कोई मैंने सूची लिखी नंबर की, और मैंने लिखा कितना 5, और मैंने लिखा कितना 10, मैंने लिखा 15, और मैंने लिखा 20, है ना, और मैंने लिखा 25 और आगे लिखते जा रहा हूं। ठीक है बेटा, आप इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर कि जैसे ही आप अगले पद में जा रहे हो, जैसे ही आप अगले पद में जा रहे हो 5 ऐड कर रहे हो, जैसे ही आप अगले पद में जा रहे हो हर बार एक निश्चित संख्या को आप जोड़ रहे हो। जैसे ही आप अगले पद में जा रहे हो मतलब जैसे ही आपको अगला पद चाहिए, अब क्या कर रहे हो, पिछले पद में एक फिक्स संख्या को जोड़ दे रहे हो। जैसे यहां पर 20 में मैं आगे क्या लिखूं तो 20 के आगे आपको मालूम है 5 प्लस करना पड़ेगा, तो जब 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 25, मतलब और 25 के फिर और आगे अगर मुझे जाऊं तो मेरा 30, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब आपको आगे वाला पद चाहिए था, जब आपको आगे वाला पद चाहिए था तो आपने एक निश्चित संख्या जोड़ते जा रहे हैं। इस निश्चित संख्या को, और ऐसी जो श्रेणी बन रही है, ऐसी जो सूची बन रही है, इस सूची को ही अपन क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी को समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी को ही हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के नाम से जानते हैं। और अपनी देखो हमको बेटा देखो इसके अंदर जो डिटेल में और भी चीजें हैं, जैसे कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और डिटेल नॉलेज, ठीक है, और जीपी के बारे में नॉलेज, ये सब आप बड़ी कक्षाओं में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। लेकिन हमारे एमपी बोर्ड में क्या आता है, हम वहां तक बस टच करेंगे, है ना, या उसके एक नेक्स्ट लेवल आगे तक जाएंगे। हम ऐसा नहीं है, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स में, हमारे पास जो सिलेबस है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमको कहां तक पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितना हमको पढ़ना है, ठीक है, और उतना अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। हाँ नॉलेज बात अलग होता है, ठीक है, लेकिन अभी आप क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में जो है परसेंटेज बहुत मैटर करता है। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं आप जाते हैं मान लो, तो आपके रिलेटिव्स आपसे पूछते हैं कि क्लास 10th में है, कैसी चल रही है भाई पढ़ाई, बोर्ड क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है ना, बोर्ड क्लास बोल के प्रेशर बिल्डअप करते हैं, बोलते हैं परसेंटेज अच्छा लाना है। तो मतलब वही कहना चाह रहा हूं मैं, तो पढ़ाने के लिए मैं बहुत डीप पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना क्लास 10th के लिए काम आता है, एमपी बोर्ड के लिए स्पेशली, है ना। मैं सीबीएसई के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसी को सीबीएसई के लिए पढ़ाता थोड़ा सा और अप लेवल में पढ़ाता, लेकिन अभी हम एमपी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना हमारे एग्जाम में आता है हम उतना ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नंबर की एक ऐसी सीरीज, जैसे कि मैंने यहां लिखा, जैसे मैं लिखता हूं एक के बाद मैंने क्या लिखा, मान लो कि 3 लिखा, 3 के बाद लिखा 5, 5 के बाद लिखा 7, 7 के बाद लिखा 9, 9 के बाद लिखा 11, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, और ऐसे डैश 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 कर दिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या ये एक सीक्वेंस है कि नहीं। आप बोलोगे सर इसका मैं अगला पद अगर बता पाऊं, 11 के बाद क्या आएगा ये बता पाऊं, इसका मतलब तो वो सीक्वेंस बन जाएगा। देखते हैं कि क्या इसका आप अगला पद बता पाते हो कि नहीं। तो आप खुद ही सोचिए कि इसका अगला पद क्या आएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा कि यार 1 3 5 7 9 11, अगला पद 13 आएगा, अगला पद जो है वो 15 आएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस तो है ना, ये सीक्वेंस तो बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो हमने बात किया कि यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं हम
जैसे कि मैंने यहां लिखा कि यहां देखा मैंने यहां 2 को ऐड किया, यहां से यहां जा रहे हैं तो 2 को ऐड कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो फिर से 2 को ऐड कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो फिर से 2 ऐड कर रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं तो 2 ऐड कर रहे हैं। मतलब हर बार जब हम क्या कर रहे हैं, सेम संख्या को जोड़ रहे हैं। जब इस प्रकार का क्रम आए कि जिसमें अगले वाला जो पद है वो पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आए, तो हम उस श्रेणी को, है ना, उस सूची को, है ना, उस नंबर की श्रेणी, उस नंबर की सूची को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। बात समझ में आ गई मेरी बेटा? अच्छा, एक और यहां पर मैं बात जो है वो लिखता हूं, जैसे कि यहां पर कुछ और एक नंबरों की सूची लिखता हूं। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 16, है ना, मैंने लिखा 25, आगे डेस 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 करो। अब आप ये देखो कि क्या ये जो नंबर की सूची है, क्या ये, पहली बात देखा करो कि क्या ये सीक्वेंस है या नहीं, मतलब क्या मैं इसका अगला पद बता सकता हूं कि नहीं, और क्या अगर ये सीक्वेंस है तो क्या ये एपी है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं, क्योंकि सीक्वेंस ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक, चलिए यहां देखिए ये लिखा है 1, 1 मतलब ये मतलब इसमें अगर आप कॉमन देखें कि हमको क्या समझ आ रहा है, तो देखिए मैं बताता हूं बेटा। ये 1 कैसे आ रहा है, 1 का स्क्वायर, है ना। 4 कैसे आ रहा है, 2 का स्क्वायर। 3 कैसे आ रहा है, सॉरी 9 कैसे आ रहा है, 3 का स्क्वायर। 16 कैसे आ रहा है, 4 का स्क्वायर। 25 कैसे आ रहा है, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 2 3 4 5 स्क्वायर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। यहां क्या लिखूंगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो क्या आप इस संख्याओं की सूची में अगला पद डिसाइड कर दे रहे हैं, अगला पद बता दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप अगला पद बता दे रहे हैं इसका मतलब ये सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा? तो मैंने क्या बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं कि अगला पद कैसे आता है, पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आता है। सभी में निश्चित संख्या जोड़ना है, याद रखना। जैसे देखो यहां 2 2 2 2, ऐसा नहीं पहले 2 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 6 जोड़ा फिर 7 जोड़ा, ऐसे नहीं। निश्चित संख्या कहने का मतलब समान संख्या की बात चल रही है। यहां पर एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रहा है तो वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहां देखिए, यहां 2 में मैं क्या, 1 में क्या ऐड करूं कि 2 4 आ जाए। जैसे मैं यहां से चलता हूं तो यहां मैंने लिखा 3 ऐड किया यहां पर, ठीक है। मैं क्या करूं, तो यहां पर मैंने 5 ऐड किया। यहां क्या करूं, ठीक है, 9 और 7 16 ऐड किया। यहां मैं क्या करूं, तो यहां पर मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं संख्याओं को, लेकिन ये संख्या एक निश्चित संख्या नहीं है। मतलब हमेशा हम 3 3 3 3 3 ऐड नहीं कर रहे हैं, कभी 3 कभी 5 कभी 7, मतलब आगे पद में। तो इसका मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बात समझ में आ गई बेटा, किसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं? ठीक, अभी परिभाषा भी बताता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, चलिए बेटा, तो आपको समझ में आ गया कि किसे हम सीक्वेंस कहेंगे, है ना, और किसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। यदि आप आने वाला अगला पद जो कि आपको मालूम नहीं है या आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर आप उसे बता देते हैं, है ना, आप उसे बता देते हैं तो सीक्वेंस कहते हैं। और अगर आप उसे नहीं बता पाओगे, है ना, तो हम उसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। हमारे को मेन स्टडी करना है समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि अगला आने वाला जो पद है उसमें हम पिछला वाला जो पद है ना, पिछले वाले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो हमारे पास अगला पद आ जाता है। जैसे कि यहां पर देखो, ये वाला समांतर श्रेणी है, तो जो अगला पद आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है, पिछले पद में, मतलब इसमें एक में एक निश्चित संख्या 2 जोड़ने से आ रहा है। वैसे ही अगला देखो 5 कैसे आ रहा है, 3 में एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से आ रहा है, उसी प्रकार ये आ रहा है। तो वही बात है, इसको मैं आगे और समझाता हूं। देखिए, जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूं, कोई एक समांतर श्रेणी लिखता हूं बेटा, है ना। जैसे कि मैंने क्या लिखा बेटा, 3, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 12, है ना, और मैंने लिखा जैसे कि मैंने क्या लिखा 15 डेज 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 डेज, ऐसा लिख दिया।
बात समझ में आ गई? अच्छा, सबसे पहले बात बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये देखो, अगला पद जो आ रहा है वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रहा है। तो कितनी संख्या जोड़ रहे हो आप? यहां पर मैं जोड़ रहा हूं 3। अगला पद आ रहा है, फिर 3 जोड़ा। अगला पद कैसे आ रहा है? पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से। अगला पद कैसे आ रहा है? पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, जो अगला पद आएगा क्या उसमें हम एक निश्चित संख्या केवल जोड़ेंगे? क्या हम घटा नहीं सकते सर? बिल्कुल बेटा, आप घटा भी सकते हो। जैसे कि मैंने कोई एक समांतर श्रेणी ऐसे लिखा, मतलब कोई एक नंबर की सूची मैंने ऐसे लिखा। क्या लिख रहा हूं देखना बेटा, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 6, मैंने क्या लिखा 6 के बाद क्या 4, 4 के बाद मैंने लिखा 2, 2 के बाद लिखा 0, 0 के बाद मैंने क्या लिखा -2, और ऐसे ही डेज 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 लिखते गया। तो आप एक बात देखिए, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर अगला जो पद है वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या घटाने से आ रहा है। अगला जो पद आ रहा है वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या घटाने से आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो निश्चित संख्या हम बात कर रहे हैं वो निश्चित संख्या को हम जोड़ भी सकते हैं या वो निश्चित संख्या को हम घटा भी सकते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब वो जो निश्चित संख्या है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक। अगली अगर हम बात करें, जैसे मैं कोई श्रेणी लिखता हूं बेटा, क्या लिख दिया, मान लो कि मैंने ऐसे लिखा बेटा, मैंने लिखा 5, 5, 5, 5, 5। बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? यदि ये समांतर श्रेणी है तो क्यों है ये बताइए। पहले सोचिए कि है कि नहीं। तो थोड़ी देर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोचिएगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, देखो चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, आप बोलेंगे सर देखिए इसमें जो अगला पद आ रहा है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ने से आ रहा है, और वो निश्चित संख्या क्या है? वो निश्चित संख्या 0 है। मतलब कुछ भी जोड़ने से नहीं आ रहा है, 0। अगला पद भी आप बता दोगे 5 ही आएगा। इसका मतलब ये एपी हुआ कि नहीं? आप बोलोगे सर ये तो एपी हुआ। क्यों? क्योंकि अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रहा है, और वो निश्चित संख्या हमेशा ही निश्चित है, मतलब हमेशा 0 0 0 जोड़ने से आ रहा है। इसका मतलब ये भी एपी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, कि एक निश्चित संख्या को हम जोड़ सकते हैं या एक निश्चित संख्या को हम घटा सकते हैं, या वो निश्चित संख्या को हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब निश्चित संख्या कुछ भी नहीं हो सकती। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि जब अगला पद जो आएगा वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से भी आ सकता है, एक निश्चित संख्या को घटाने से भी आ सकता है, और वो निश्चित संख्या खुद शून्य भी हो सकती है। बात समझ में आएगी कि नहीं मेरी? ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। हाँ, यहां देखिए, ये जो बेटा पहला वाला, जैसे कि ये समांतर श्रेणी है, वैसे अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों ही समांतर श्रेणी है, तीनों के तीनों ही एपी है। ठीक है, तो पहला जो संख्या लिखा है उसे पहला पद कहते हैं, दूसरा जो संख्या लिखा है उसको द्वितीय पद A2 कहते हैं, तीसरी जो संख्या लिखी है उसे तृतीय पद A3, उसी प्रकार A4 और A5 चतुर्थ पद, है ना, वैसे ही यहां पर भी। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं हम, ये जो कॉमन संख्या हमारे पास दिखाई दे रही है, ये जो एक निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या के जोड़ने से, है ना, या निश्चित संख्या के घटाने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो इस निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं हिंदी में, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो सार्व अंतर है, मतलब एक निश्चित संख्या है जिसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या कुछ भी नहीं हो सकती वो निश्चित संख्या, जिससे हमको अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा सार्व अंतर है, हमारा जो सार्व अंतर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा सार्व अंतर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारा सार्व अंतर जो है वो 0 भी हो सकता है।
बात समझ में आ गई ना मेरी? ठीक, तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो अब मैं मेन टॉपिक में आ रहा हूं। अभी तक मैंने आपको ना तो एक क्वेश्चन कराया, ना ही मैंने कुछ भी बताया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैं आपका बेस स्ट्रांग पहले कर दूं, उसके बाद बताऊंगा तो खुद ही क्लियर हो जाएगी यार बातें। ठीक है बेटा? ठीक। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से आ रहा है। उस निश्चित संख्या को कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर कह रहे हैं, और जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। बात समझ में आ गई मेरी? हाँ, तो जैसे कि देखिए, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब हम लोग समांतर श्रेणी की जो परिभाषा मैंने अभी आपको बताया, वो हमारी बुक में कैसे लिखी है, वो हमारी बुक में किस प्रकार से उसको समझाया है, वो मैं आपको यहां बताता हूं। देखिएगा, तो यहां पर हमारे पास कुछ चीजें लिखी हुई है, देखिए। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। ये इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है। तो हमारे पास लिखा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। मतलब जो अगला पद है, प्रथम पद को छोड़कर बात कर रहा है, तो प्रथम पद में अब भैया है ही प्रथम, तो उसमें क्या जोड़ें, है ना? पिछला, उससे पिछला तो कुछ है ही नहीं, पहले से पिछला क्या, जीरो, तो जीरो तो कुछ नहीं, तो वही बात बोल रहा है। पहले पद को छोड़ करके जो अगला पद है वो कैसे आ रहा है? एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक निश्चित संख्या जोड़ करके प्राप्त किया जा रहा है। इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। याद रहे कि जो आपका सार्व अंतर है वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर हमारे पास लिख रहा है। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर का लिस्ट है जिसमें प्रत्येक जो टर्म है वो ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहले टर्म को छोड़ करके। ठीक है, और उस फिक्स टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है सार्व अंतर। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अभी मैंने बहुत देर तक लेक्चर दिया इसके बारे में। ठीक, अब इसके आगे चलिए। इसके आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो इसको समझो। लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी को दर्शाता है जहां ए, अभी मैंने बताया कि पहला जो पद होगा उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला पद। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। कौन सा है भैया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप? क्या है? तो देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ये देखो, ये है बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये है समांतर श्रेणी का कॉमन फॉर्म, मतलब कि अपन इसको बोल सकते हैं कि कॉमन रूप। ठीक है, अच्छा, यहां लिख रहा है कि जो हमारे पास कॉमन फॉर्म है समांतर श्रेणी का वो क्या है? ए कॉमा ए प्लस डी। ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? सार्वंतर। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए कि ये जो कॉमन मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आया है, मतलब मानक रूप जो आया है समांतर श्रेणी का, ये कैसे आया है? मतलब ये आया कैसे भाई, है ना? हमको रटना तो है नहीं मैथमेटिक्स में कि हमने रट लिया कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का मानक रूप ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ऐसे नहीं रटना है। चलो, नहीं रटना है तो फिर समझ लो कैसे समझना है। देखो ध्यान से देखो कि यहां पर जैसे कि मैं कोई समांतर श्रेणी आपके सामने लिखा, ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने कोई समांतर श्रेणी लिखता हूं, क्या है समांतर श्रेणी? ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने लिखा एक, मैंने क्या लिखा, क्या लिखा जाए, 3 लिखता हूं, चलो, 1 3, फिर क्या लिखा 5, फिर क्या लिखा 7, फिर क्या लिखा 9, डेज 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 डेज। ये एक एपी है, आपको दिख रहा है ऊपर? ठीक है, अब इस एपी में अगर हम बात करें तो
यहां सबसे पहले बात करें कि यहां से यहां जब मैंने क्या किया कि 2 ऐड किया तो मुझे 3 मिला, यहां से यहां मैंने 2 ऐड किया तो मुझे 5 मिला। तो इसका मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने से, मतलब कि यहां पर निश्चित संख्या जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये एपी है। उस निश्चित संख्या को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, और जो कि है +2 इस केस में। ठीक है बेटा। अच्छा, पहला जो टर्म है, बात करें ये जो पहला वाला जो हमारे पास संख्या है उसे हम कह रहे हैं प्रथम पद, है ना, जिसे हम क्या कह रहे हैं प्रथम पद। ये कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसे हम क्या, हाँ, तो देखिए ये जो पहला है, पहला जो नंबर है उसे हम कह रहे हैं प्रथम पद, है ना, A1 या केवल A बोल देते हैं। इसे हम कह रहे हैं द्वितीय पद, इसे हम कह रहे हैं तृतीय पद, इसे हम कह रहे हैं चतुर्थ पद, ठीक है, और इसे हम कह रहे हैं पंचम पद। और ये जो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये जो 2 है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि स्मॉल डी। बात समझ में आ गई बेटा मेरी? ठीक। अच्छा, यहां पर देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, समांतर श्रेणी का, है ना, व्यापक रूप, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कैसे लिखा, चलो आप समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा कि मुझे प्रथम पद कैसे मिलेगा, तो भैया प्रथम पद तो है ही मेरे पास, सीधी सी बात है कि प्रथम पद को मैंने ए लिखा। मुझे द्वितीय पद कैसे मिलेगा, ठीक है, प्रथम पद जो है वो ए है, मुझे द्वितीय पद कैसे मिलेगा, मुझे द्वितीय पद कैसे मिलेगा मतलब 3 कैसे मिलेगा, तो मुझे प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा जो कि है डी। तो मुझे प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा, है ना, जो कि है डी, और यहां पर है 2 + 2, तो एक निश्चित संख्या मैंने जोड़ा, द्वितीय पद ऐसे मिला। मुझे तृतीय पद कैसे मिलेगा, है ना, यहां देखो, जैसे यहां समझ लो एक बात, प्रथम पद यहां है 1, द्वितीय पद मुझे कैसे मिल रहा है बेटा, एक में मैं एक निश्चित संख्या जोड़ रहा हूं 2, ठीक है, तो एक क्या है प्रथम पद, 2 क्या है कॉमन डिफरेंस +2। अब तीसरा पद मुझे कैसे मिल रहा है, तो मैं यहां लिखता हूं तीसरा पद मुझे कैसे मिल रहा है, मैं प्रथम पद में, तीसरा पद मतलब ये, प्रथम पद में मैं क्या करूं, प्रथम पद में मैं 5 कैसे लाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। अब 4 कैसे जोड़ा जाए, कैसे लिख रहा हूं मैं यहां 4, तो देखो मैं यहां ऐसे लिख दे रहा हूं कि 2 × 2 लिख दे रहा हूं भैया, ठीक है, क्या लिख दे रहा हूं 2 × 2, मतलब 2 दूनी 4, सीधी सी बात है। तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूं भैया 2 × 4, लेकिन मैं इसमें यहां कैसे लिख रहा हूं कि प्रथम पद, तृतीय पद मुझे कैसे मिल रहा है, प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, है ना, और कॉमन डिफरेंस मुझे कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है, कॉमन डिफरेंस मुझे कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है, यहां पर मैंने क्या लिखा 4 जो है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और 4 इसका मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस कितनी बार जोड़ रहा हूं, 2 बार, तो मैंने यहां लिखा 2d। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं चतुर्थ पद मुझे कैसे मिलेगा, चतुर्थ पद कहां गया, ये है 7 कैसे मिलेगा, प्रथम पद में मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 6 का मतलब क्या कि मुझे कॉमन डिफरेंस कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 2 2 3 बार। तो मैंने क्या लिखा, मुझे चतुर्थ पद कैसे मिलेगा, मुझे प्रथम पद में 3 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 × d करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो देखो यही तो बेटा इसका व्यापक रूप है, क्या है, a, a + d, वही a1 मतलब मैं बोल रहा हूं प्रथम पद, और a + 2d मतलब a1 + 2d, और a + 3d, और आगे कैसे जाएगा a + 4d। चलो यहां एक चीज और समझ लो, मतलब एक बार और समझ लो, पांचवा पद कैसे आएगा, पांचवा पद क्या है 9 कैसे आएगा, मुझे प्रथम पद में 8 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब पंचम पद कैसे आएगा, है ना, फिफ्थ टर्म कैसे आएगा, मुझे प्रथम पद में 8 है, तो 2 कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2 4 6 8, 4 बार, तो 4d, ये है इसका मतलब। बात समझ में आ गया? रटना नहीं है भैया अपने को, कि कोई भी अगर हमारे को बोले कि ये ऐसा ही क्यों आया है, तो हम उसको समझाने की काबिलियत रखें, ये बात होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो मतलब क्या है, तो अब आपको तो वही बात है सीधी सी, कि यहां पर जो हमारे पास समांतर श्रेणी का ये जो आपके पास व्यापक रूप लिखा है, जिसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? कि यदि मुझे प्रथम पद चाहिए तो प्रथम पद तो है, ठीक है, लेकिन यदि मुझे द्वितीय पद चाहिए,
यदि मुझे द्वितीय पद चाहिए तो मुझे प्रथम पद में एक बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। यदि मुझे तृतीय पद चाहिए तो मुझे प्रथम पद में 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो डी डी कितना हो गया 2d। यदि मुझे कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद में 2 बार क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। यदि मुझे चतुर्थ पद चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए, तो मुझे फर्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, डी डी डी, तो मतलब 3d। बात समझ में आ गई, यही उसका व्यापक रूप है। बात क्लियर हुई। चलो अब यहां आगे क्या कह रहा है, आइए उसको और आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का पहला पद व्यापक रूप, ये सब समझा दी हमने, ठीक है। अब यहां लिख रहा है, देखो, पदों की संख्या सीमित हो तो ऐसी श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। और ध्यान दें, प्रत्येक समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है ना। इनमें से प्रत्येक समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। इस खंड के उदाहरण, ये जो बुक का ही बेटा टॉपिक मैंने लिया हूं, समांतर श्रेणी परिमित समी श्रेणी नहीं है, इसे अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का कोई अंतिम पद नहीं होता, समांतर श्रेणी का कोई अंतिम पद नहीं होता। ये क्या कहना चाह रहा है, आइए मैं इसको आपको यहां समझाता हूं, ठीक है। देखिए, हाँ चलिए आपको यहां पर नई वाली स्लाइड में लेकर के चलता हूं और यहां मैं आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। यहां मैंने लिखा कि समांतर श्रेणी जो है बेटा, मतलब अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो 2 प्रकार की होती है। हमारी बुक में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग समांतर श्रेणी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। तो यहां हमने लिखा समांतर श्रेणी 2 प्रकार की, ठीक है। पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी ऐसी है जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 डेज 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 97 ऐसे लिख दिया, ठीक है। कुछ भी लिख सकता हूं। और मैंने एक ऐसी श्रेणी लिखा दूसरा नंबर का, मैंने लिखा 1, फिर लिखा मान लो 5, 4 का अंतर है, फिर लिखा 9, 4 का अंतर है, 9 और 4 13, डेज 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 डेज। इन दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, इन दोनों ही समांतर श्रेणी में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको। पहली समांतर श्रेणी ऐसी है जिसमें इस समांतर श्रेणी का सबसे अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन, अंतिम पद जो है वो गिवन है। यहां पर हमने क्या बोला कि यहां पर हमको अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो मैंने लिखा कि हमको अंतिम पद यहां नहीं दिया हुआ है, मतलब यहां हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये नहीं पता, मतलब अंतिम पद नहीं पता। यहां पर हमको अंतिम पद पता है। तो जहां हम ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद पता हो, उस समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है ना। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद ना हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। इसको हम कहेंगे डिफाइनाइट और इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट समांतर श्रेणी। तो वही बात कह रहा है, देखो बेटा फिर से मैं आपको वहीं लेकर के चलता हूं। क्या लिख रहा है, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी, हाँ देखिए यहां पर भी फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में यहां कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है बेटा, देखिए कि समांतर श्रेणी पदों की संख्या सीमित है ना, ऐसे समांतर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। यह भी ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक समांतर श्रेणी का एक अंतिम पद होता है ना, अंतिम पद होता है। तो ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया है उसे क्या कहेंगे, परिमित समांतर श्रेणी। मतलब ऐसी समांतर श्रेणी को फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, मतलब जिसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स जो है, यहां पर क्या लिख रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, और यहां पर जो लिख रहा है कि हैज द लास्ट टर्म, मतलब आखिरी वाला पद दिया है। फिर अगला
कि यहां पर लिख रहा है समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए इसे अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं होता। ठीक है, यहां लिख रहा है सच एपी डू नॉट हैव द लास्ट टर्म, उसको कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही बात तो मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें हमको अंतिम पद दिया है उसे परिमित कहते हैं, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात कि किसे इनफाइनाइट कहते हैं, किसे फाइनाइट कहते हैं। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया बेटा आपको। ठीक है, तो हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के एबल हम हो चुके हैं। एक बार मैं आपको पूरी बातें समअप करके बता देता हूं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सीक्वेंस से, नंबरों की एक ऐसी सूची, नंबरों का एक ऐसा क्रम, ठीक है, अनुक्रम कहते हैं जिसे, जिसमें अगला पद आप बता सकते हो कि अगला पद क्या होगा, उसे सीक्वेंस कहते हैं। अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, अब हम बात करेंगे तो हम कौन सी सीक्वेंस को समांतर श्रेणी कहेंगे, तो मैंने क्या बोला, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एक निश्चित संख्या जोड़ने से, और उस निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल डी जो होता है मतलब सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। बात सबको समझ में आ गई। फिर मैंने क्या बोला, जो समांतर श्रेणी है उसका कॉमन फॉर्म क्या होता है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, फिर मैंने क्या बात किया, समांतर श्रेणी दो प्रकार की है, परिमित और अपरिमित। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें आखिरी पद दिया है, परिमित समांतर श्रेणी, और एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें आखिरी पद लास्ट टर्म नहीं दिया है, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी। बात क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आइए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये अभी मैं करवाता हूं। अरे हाँ, ये ठीक है, करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन पहले कराता हूँ। हमारी बुक का ही सवाल है, एमपी बोर्ड में जैसा कि आपको मालूम है हमारी बुक से ही सवाल पूछा जाता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो पूछता है नहीं, बुक का ही सवाल है। हाँ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको बेटा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के लिए पहला पद और सार्व अंतर लिखिए। अब इससे सरल सवाल तो मेरे को नहीं लगता कि क्लास 10th में आ जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद, पहला पद और सार्व अंतर लिखिए। तो आपको तो पहला पद इस एपी का दिख ही रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, निम्न एपी के लिए पहला पद और सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हमारे पास क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि एपी है वो, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि ये एपी है कि नहीं बताओ। तो बेटा एपी है कि नहीं बताओ नहीं बोल रहा है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में बोल दिया एपी है, तो मतलब एपी हम काहे के लिए हम उसको काहे के लिए देखेंगे कि वो एपी है या नहीं है, ठीक। तो हमारे पास बोल रहा है कि एपी का पहला पद और सार्व अंतर निकालिए, ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए आप लोग, यहां मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसके जो पिछला हम लोग गए थे, यहां पर हम समांतर श्रेणी के बारे में बातचीत कर रहे थे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसे निकल के आता है वो थोड़ा समझिए, है ना बेटा।
कि d का जो मान है वो कैसे निकल के आता है उसको थोड़ा समझिए। जैसे हमारे पास ये संख्या लिखी हुई थी, ठीक है बेटा, यहां पर 10 में हमने क्या -2 ऐड किया, -2 किया तो 8 आया, उसमें -2 किया तो 6 आया। तो इसका मतलब हमारे पास जो बात करें कॉमन डिफरेंस वो कैसे आ रहा है, जैसे कि यह है प्रथम पद, यह है द्वितीय पद। यदि मैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 8 में से 10 गया तो -2 आ गया। तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दूं तो भी -2 आएगा। चतुर्थ पद में से उससे तृतीय पद घटा दूं तो भी -2 आएगा। इसका मतलब दो लगातार जो पद हैं उसमें से जो अगला पद है ना, उसमें से पिछला पद को घटाते हो तो आपके पास सार्वंतर आता है। जैसे कि यहां देखो क्या बोला मैंने, 3 6, 6 के बाद 9। अच्छा कैसे आ रहा है, 6 में से 3 गया तो 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। मतलब अगले पद में से, है ना, अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे हो तो आपके पास सार्वंतर आ रहा है। इसका मतलब सार्वंतर कैसे आ रहा है कि यदि आप n+1 टर्म में से क्या कर रहे हो, nth टर्म को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। समझ में आ रही है, मतलब चौथे टर्म में से तीसरा टर्म माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और जनरली अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जनरली कॉमन डिफरेंस निकालते हैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं। क्योंकि बेटा क्या होता है, जनरली हमारे पास जो एपी दिया हुआ रहता है उस एपी में द्वितीय पद और प्रथम पद जनरली दिए होते हैं, इसलिए a2 - a1 करके निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर हम 50 टर्म मतलब कि a50 में से a49 को भी घटा के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सबसे इजीएस्ट वे ये है ना, ये जो कॉमन डिफरेंस लिखने का तरीका है जो मैंने लिखा हूं, है ना, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी बुक में दिया हुआ है बेटा। n-1 और n+1 करके नहीं दिया हमारी बुक में। हमारी बुक में कैसे दिया है वो बताता हूं। हमारी बुक में दिया है k+1 और यहां लिखा है ak। मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है, जो अगला पद है उसमें से पिछले पद को घटा दो तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे यहां देखो 12 में से अगला पद में से पिछला पद घटाओ 9 तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है, a2 - 7 करके, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटा के। ठीक है, चलो मैं वो जो क्वेश्चन करा रहा था वो करा देता हूं। कहां गया, ये है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हमारे पास जो भी एपीज गिवन है उसका प्रथम पद भी निकालिए और उसका सार्व अंतर भी निकालिए। पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये तो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पद क्या है, तो पहले क्वेश्चन का प्रथम पद मतलब a का जो मान है वो तो 3 है। बात करें कॉमन डिफरेंस की मतलब d की, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, a2 में से a1 को माइनस करने से आता है। a2 क्या है, मतलब द्वितीय पद क्या है, तो देखो ये वाला हमारा हो गया प्रथम पद, ये वाला हमारा हो गया द्वितीय पद। तो प्रथम पद में से द्वितीय पद घटाओ तो द्वितीय पद है 1, प्रथम पद है 3, 1 में से 3 गया तो बचेगा -2। बस इतना ही क्वेश्चन है ये। बताइए इससे सरल कुछ बन सकता है क्वेश्चन क्या, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से अब आपको जो टफ लग रहा है वो पूछिएगा। जैसे कि मेरे को मालूम है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 टफ लगेगा, मैं 3 बता रहा हूं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं समझा दे रहा हूं। क्या है बेटा कि 1/3, तो प्रथम पद क्या है 1/3, बहुत इजी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, जनरली कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके निकालते हैं। a2 कितना है, द्वितीय पद कौन सा है 5/3, प्रथम पद कौन सा है -1/3। अब एक बात याद रखिएगा बेटा कि यदि यहां पर दोनों संख्याएं सेम हो हर में, डिनोमिनेटर में, तो उसको एक बार लिख देते हैं और ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिख देते हैं, 5 - 1। ठीक, तो 5 में से 1 गया, 4/3, ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गई मेरी बात, ओके।